के चुनाव में राजवीर सिंह राजू भैया जी को 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना करके भारी अंतर से विजय की अपील करता हुआ मंच पर हमारे मंत्री परिषद में हमारे साथी और यहां कासगंज के प्रभारी मंत्री भी श्री संदीप सिंह जी, लोकसभा के हमारे संयोजक श्री प्रतेंद्र पाल जी, ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, हमारे प्रवासी हर्षवर्धन आर्य जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री केपी सिंह सोलंकी जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री हरिओम वर्मा जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी, विपिन वर्मा डेविड जी, बीरेन्द्र सिंह लोधी जी, हमारे विधान परिषद में साथी सदस्य द्वय आदरणीय रजनीकांत महेश्वरी जी, आशीष यादव जी, हमारे पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, हमारे बहुत प्रिय साथी पूर्व विधायक ममतेज साक्य जी, रज्जन पाल सिंह चौहान जी, जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप जी, आराम सिंह साक्य जी, वासुदेव बाबी कश्यप जी, नाम बहुत हैं, हमारे इंस्पेक्टर सिंह अहरिया जी, रियाज अहमद जी, जयराम और पप्पू वाल्मीकि जी, नंद किशोर दिवाकर जी, श्रीमती कंचन साक्य जी, रामेश्वर दयाल महरे जी, हमारे राजेंद्र जी, नेपाल सिंह जी, हमारे जिला महामंत्रीगण नीरज शर्मा जी, संजय सोलंकी जी, राजवीर सिंह जी और हीरालाल कश्यप जी, हमारे अन्य सभी पदाधिकारी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूं पूरे देश में 2014 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी तो 2019 में आंधी थी, तो 2024 में तूफान चल रहा है, जिसे यह विपक्षी जब एक साथ मिल करके लड़े नहीं रोक पाए, तो अब ये अलग अलग लड़ करके क्या भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, रोक पाएंगे क्या? यह ध्यान रखना, ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, इनका आचरण, इनका इतिहास, इनका भ्रष्टाचार आपसे छिपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है या संकल्प लेकर के जाना मेरे मित्रों। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश, ये हाहाकार मचाते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों ने गठबंधन बनाया है। इनके गठबंधन की गांठ खोल दो। 2014 और 19, 2017 और 22 में आपने देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, विशेष तौर से इस सफाई वालों के लिए। आप सब जानते हैं 2014 में सरकार बनने के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, मैं भी राजू भैया जी के साथ फूलपुर लोकसभा से सांसद बनकर के गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना करके आप सबके बीच में भेजा था और आप सबने आशीर्वाद दे करके समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगा प्रदेश से मुक्त करा करके भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था।
2019 के लोकसभा चुनाव में तो सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक हो गए थे। क्या उद्देश्य था? गरीब की भलाई करना, पिछड़ों और दलितों का उत्थान करना? नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे बड़े बुजुर्गों, नहीं मेरे नौजवान दोस्तों, नहीं मेरे माताओं बहनों, इनका एक उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। क्यों नहीं बनने देगो भाई? वो एक गरीब मां बाप का बेटा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो एक पिछड़ी जाति से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो तुम्हें यह सहन नहीं हो रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का बज रहा है डंका और सपा, बसपा, कांग्रेस की जल रही है लंका। आप विश्वास रखना, 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस समय कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसमें तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो पिता के रूप में अपनी संतान को, जो भी आपकी गाढ़ी कमाई हो, आपकी जमीन जायदाद हो, वो आप चाहते हो कि आपके बाद आपके बच्चों को मिले कि ना मिले? बताओ। जो चाहता है बच्चों को मिले, जरा हाथ उठा के बताओ जरा। लेकिन ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, विशेष तौर से कांग्रेस, यह चाहती है कि जब जो दुनिया में आया है दुनिया से चला जाए तो उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा ये कांग्रेस अपने खाते में जमा करना चाहती है कि आधी अमेरिका का कानून, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून का उल्लंघन करते हुए, कि अमेरिका में तो ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाता है। अरे श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और इंडी गठबंधन के नेताओं, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहां जो पुरखों की, पूर्वजों की संपत्ति होती है उनको आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिल जाती है। तुम विरासत का टैक्स लगाने की बात कर रहे हो? आज का यह जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, सारा विपक्ष घबराया हुआ, लेकिन उनकी घबराहट से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मैं आप सबके बीच में आया हूं तो याद रखना, ये सैफई खानदान के लोग, उसमें चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हों, चाहे उनके दूसरे चाचा शिवपाल यादव जी हों, ये आए दिन मुझे गाली देते रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी तो हमारे संदीप जी विधानसभा में हमारे सब विधायक थे, केवल विधानसभा में उनको अपनी बात कहनी होती, हमें अपनी बात कहनी होती है। बहुत शालीनता के साथ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, संस्कार वाला हूं, अपने परिवार से भी संस्कार पाया हूं, विरासत में मुझे राजनीति नहीं मिली है, संघर्ष के कारण आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना हो। वह सदन के अंदर मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया था, याद है आप लोगों की? नहीं याद है? मैंने उनको कुछ कहा था क्या? आपने वीडियो सुना होगा। मैंने उनको सम्मान के साथ हमने कहा, आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण मुख्यमंत्री बने थे, आप हमको गाली दे सकते हो क्योंकि हम एक गरीब और किसान परिवार से निकल करके राजनीति के इस मुकाम पर आए। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता होगा कि केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर पर बैठ करके कासगंज में आवे और आप सबको संबोधित करे। अभी पिछले दिन उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा, मैं केशव प्रसाद मौर्य से साइकिल का पंचर बनवाऊंगा। आपने सुना है कि नहीं सुना है? आप सबको मैं कहना चाहता हूं, चाहे इनके चाचा हो, भतीजे हो, भाई हो, मैं इस सभा के माध्यम से कासगंज की धरती से कह रहा हूं, मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देना, या संकल्प लेकर के आज की सभा से जाना। मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने 2014 और 17 में सरकार बनाई,
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते तो 52 करोड़ गरीबों का जिनका बैंक में खाता नहीं था, खाता नहीं खुलता, जो दिल्ली से कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंकों में खाते खोल करके 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। अगर उनके हिसाब से यह पैसा आता तो लोगों के खाते में जाता 5 लाख करोड़ रुपया और भ्रष्टाचारी बेईमान सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों के नेताओं के खाते में जाता 29 लाख करोड़ रुपया। इनको 29 लाख करोड़ रुपया लूटने से मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोक दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं कि खराब है, बताओ? भ्रष्टाचार रोका तो अच्छा किया कि गलत किया? दोनों हाथ उठा के बताइए सब लोग। ये आगे भी रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? आगे भी रोकने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े काम अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 कभी समाप्त होती क्या? बताओ, समाप्त होती क्या? अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो राम भक्तों का बलिदान सार्थक होता क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाता क्या? अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता, देश का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के विश्व का सबसे बड़ा मंच है, वहां खड़ा होकर के कहने का साहस करे कि हमने संसार को युद्ध नहीं दिया है, हमने संसार को तथागत गौतम बुद्ध दिया है, यह कहने का साहस मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। संसद का नया भवन बना, उसके शिखर पर सम्राट अशोक की वह लाट स्थापित करके समाज का गौरव नहीं बढ़ाया है, देश का गौरव नहीं बढ़ाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। मुझे याद आती इतिहास के पन्ने में जब हम पढ़ते हैं, कभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कभी सम्राट अशोक महान, पूरे विश्व के अंदर तूती बोलती थी। बड़ा भारी हिस्सा अलग अलग देश बन करके है, लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप 400 पार करिए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहां तिरंगा फहराएगा, ये विश्वास रखना। आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो हमारे सेना के वीर बाकुरों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस करके मारने का काम किया। बताइए किया है कि नहीं किया है? ये 56 इंच के सीने वाले के नेतृत्व में जब देश की सरकार होती है तभी गोली का जवाब गोला से दिया जाता है, अन्यथा उधर से गोली चलती रहती थी, इधर हमारे सेना के जवान बलिदान होते रहते थे, हमारे नागरिक मारे जाते रहते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे गठबंधनों के कारण, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण इस देश ने बहुत नुकसान उठाया है, बहुत नुकसान उठाया। आप 400 पार करिए, बहुत बड़े बड़े काम होने बाकी हैं। जब माननीय मोदी जी कहते हैं अब की बार हमें 400 पार चाहिए, तो विपक्षी कहते हैं अगर 400 पार हो गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समर्थक है। झूठ बोल करके तुम एक भी वोट नहीं प्राप्त कर सकते। सच्चाई के साथ अगर साहस है तो आओ चुनाव के मैदान पर अपनी विचारधारा को लेकर के। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हो। अभी गुजरात के सूरत में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का निर्विरोध निर्वाचन हो गया, कहा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। श्री अखिलेश यादव जी, आपका ट्वीट आज मैं देख रहा था, जब श्रीमती डिंपल यादव जी कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हो गई तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। आजादी के बाद से 35 सांसद निर्विरोध जीते तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। और अगर भाजपा का एक सांसद निर्विरोध, सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, एकदम निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर विजयी हो जाता है तो आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर खतरे में है तो इनका राजनीतिक भविष्य है, इनका राजनीतिक अस्तित्व है, इनकी राजनीतिक विरासत खतरे में है। एक गरीब मां बाप का बेटा
देश का प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस भी आईसीयू में चली गई और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा भी आईसीयू में चली गई। अब इनको ऑक्सीजन मत देना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय का याद करिए। मैं याद दिलाता हूं आपको, जब सपा की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? दोनों हाथ रख बताओ, रहता था कि नहीं रहता था? जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यूपी में सरकार थी, तब जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ ये सही है कि गलत है? दोनों हाथ रख बताओ। आज जब से आपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हमने वादा किया तो उस समय कि अगर आप कमल खिलाएंगे तो सुशासन देंगे, कमल खिलाएंगे तो विकास देंगे, कमल खिलाएंगे तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताओ आज है स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने वाली, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है हर गरीब का घर अपना हो, इस लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है 70 साल और उससे ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने की सुविधा 4 जून 4 बजे 400 पार होने के साथ यह सुविधा मिलना 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को शुरू हो जाएगी। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पूरे देश में बांटा जा रहा है फ्री में। बताओ राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे दोनों हाथ उठाए बताओ, अगर मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूं मिल रहा है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान अपील करना चाहता हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव आप 400 पार करा दीजिए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बुद्धम शरणम गच्छामि भी करेंगे और 4 जून को 400 पार होने के बाद या श्री रामनवमी भी मनाएंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाएंगे, महाशिवरात्रि भी मनाएंगे। और देखना ये कांवड़ लेकर के आपको कहीं कांवड़िया बने नजर आएंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि जब देखेंगे कि अब देखा होगा 2014 के बाद ये कोई रोजा अफ्तार की पार्टी करते दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं? दोनों हाथ में बताओ, दिखाई देते हैं? 2014 से पहले ये कभी किसी मंदिर में जाते थे? जाते थे? अब जाते हैं कि नहीं जाते? ये आपके ये उंगली को आपने जो कष्ट दिया, आप मतदान केंद्र पर गए, कमल के फूल वाली बटन दबाए, इनको राम राम करने के लिए, जय श्री राम करने के लिए मजबूर कर दिया जी। 2024 की लोकसभा चुनाव में 4 जून को 400 पार करिए। आप विश्वास रखना, भारत ऐसा बनेगा, ऐसा विकसित भारत बनेगा कि दुनिया भारत के पीछे चलेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने कहा है तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब 3 करोड़ और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना करके दिए जाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब इस देश में सबके लिए एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता लाने का काम किया जाएगा। ये 22 में चुनाव, फिर 24 में चुनाव, ये बार बार चुनाव अच्छा है क्या? 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए कि बार बार चुनाव होना चाहिए? जो चाहते हैं 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए, जरा दोनों हाथ उठा करके बताइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि जो देश की जनता चाहती है 5 साल में एक बार चुनाव हो और बाकी 4 साल 9 महीने 10 महीने तक केवल विकास का काम हो और फिर 5 साल बाद चुनाव हो और जनता का फैसला जो भी हो उसे शीश झुका करके स्वीकार किया जाए। 2014 से पहले गुंडागर्दी होती थी, बूथों पर कब्जे होते थे। 2024 में कोई बूथ पर गुंडा अपराधी माफिया कब्जा कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है क्या? दोनों हाथ ना बताओ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहने आया हूं। यहां सपा की ओर से कौन प्रत्याशी है, बसपा की ओर से कौन प्रत्याशी है, मैं नहीं कहना चाहता। आप सब जानते हो
लेकिन 2022 के चुनाव में इन्होंने वादा की, समाजवादी पार्टी ने कहा हम 400 से ज्यादा विधायक जिता करके सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे परिवार के लोग भी बहकावे में आ गए और परिणाम क्या हुआ? कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने से वंचित रह गए। हम 325 से 275 पर फिर भी प्रचंड बहुमत के साथ आए, लेकिन 2024 में कोई चूक नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। गलती मत करना। ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की मिली भगत से ये चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो जाए, केशव प्रसाद मौर्य कमजोर हो जाए, उनको उनके वोटों को बांट दो और जो बांट करके किसी भी तरीके से अगर सपा बसपा कांग्रेस में से किसी का खाता खुल जाए तो वो कहने को हो जाए कि 80 की 80 सीटें नहीं जीत पाए। हमें 80 की 80 सीटें यूपी की जीतना है, 370 से अधिक सीटें कमल के फूल पर देश में जीतना है और 400 से अधिक सीटें देश भर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ जीतना है। करोगे ये लक्ष्य पूरा करोगे? आज तारीख कौन सी है? 24। 6 दिन अप्रैल का बचा है और 6 दिन मई का बचा है। 7वें दिन आपको मतदान करना है। आज से लेकर के 7 मई तक आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने बूथ के केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के हमारे प्रत्याशी सांसद श्री राजू भैया जी आप ही हो, हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने बूथ के सर्वे सर्वा आप हो। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि मेरी ओर से सबको प्रणाम कह दीजिएगा केशव जी, और प्रणाम कहने के बाद कह देना कि अगर आपने वोट दिया तो मैंने 370 हटा दिया है, और आप जाके कह देना हर बूथ पर 370 वोट जितना पिछली बार मिला था उसमें बढ़ा दे। जो बढ़ा सकते जरा हाथ उठा करके मुझको बता दें। सब लोग बढ़ा दोगे तब तो यहां सपा और बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास किया है तो सबका वोट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे वोट मांगना, कमल का बटन दबाने का मतलब है गुंडागर्दी की कभी वापसी नहीं होगी। कमल का बटन दबाने का मतलब है भ्रष्टाचार की कभी वापसी नहीं होगी। कमल का बटन दबाने का मतलब है तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनाने का मतलब है देश हमारा विकास के पथ पर, सुशासन के पथ पर दुनिया में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। ये जो भी इनकी कुत्सित मानसिकता है, कलुषित मानसिकता है, इसका जवाब देने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। मेरे प्रधानमंत्री जी जब देश हित की बात करते हैं, गरीब हित की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, तो ये सारे विरोधी मोदी जी को कहते हैं ये सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। अगर पिछड़ों का आरक्षण काट करके उसमें से कांग्रेस और सपा बसपा जैसी पार्टियां मिल करके उसमें मुसलमानों का अलग से आरक्षण दे दे और देश को हमारे प्रधानमंत्री जी बताएं तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा जाता सांप्रदायिक। मैं कहना चाहता हूं विरोधियों, पिछड़ों का आरक्षण 4% को छोड़ो, तुम 0.1% भी लेने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए जनता ने फैसला किया है कि कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। एटा लोकसभा को आपने 2014 में भी जिताया, 19 में भी जिताया। 19 में तो तब जिताया बड़े अंतर से जब सपा बसपा का गठबंधन था, याद है कि भूल गए? जब सपा बसपा का गठबंधन था तब ये आपको नहीं रोक पाए, तो अब ये कोई यहां पड़ा कोई वहां पड़ा, तब रोक पाएंगे क्या? हमें विकास चाहिए कि नहीं? कासगंज का, एटा का, उत्तर प्रदेश का, देश का विकास चाहते हो? दोनों हाथ में चाहते हो तो समझ लो विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी जी यानी पैसा, लक्ष्मी जी न साइकिल पर बैठ करके आएंगी न हाथी पर बैठ करके आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे।
बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। तुम कमल का बटन दबा दोगे। एक और बात मुझे कहना, हम लोगों को यह सच है कि हम 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, अति आत्मविश्वास से भरे हुए और अति आत्मविश्वास से भरे हुए, और इसके कारण पहले चरण के मतदान में जो सीटें हम 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीत सकते थे, वो 2 लाख और 3 लाख वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सोच लिए कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, तो वोट डालने नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बिना वोट डालने के लिए जाने से मोदी जी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे। वोट डालने के लिए जाओगे, जब तक आपके बूथ का एक एक वोट नहीं पड़ जाएगा, पिछली बार से 370 वोट अधिक और नहीं वहां पर डलवा लोगे, तब तक अपने बूथ के पहरेदार भी हो, रक्षक भी हो, वहां के जिम्मेदार भी हो। राजू भैया और हमारे जिलाध्यक्ष सोलंकी जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों के बीच में कहना चाहता हूं, 370 प्लस जो पिछली बार से 370 अधिक वोट लेकर के अपने बूथ में आएगा, चाहे यहां बुला लीजिएगा और चाहे जहां बुला लीजिएगा, मैं वहां चुनाव के बाद भी आकर के आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बुलाओगे मुझे? बुलाओगे? और यह ध्यान रखना, अगर केशव प्रसाद मौर्य यहां पर आया है और आपका सर सदा ऊंचा रखने का काम किया है, तो मेरा भी सर ऊंचा रखने का काम करिएगा, यह मैं आप सबसे अपील करके जा रहा हूं। क्योंकि एटा लोकसभा क्षेत्र से जब मैं 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें गया तो एटा लोकसभा का एक बहुत बड़ा घंटा भेजा था आप लोगों ने ना एटा लोकसभा से। अरे दोनों हाथ उठा के बताइए ना, भेजा था ना? तो वहां घंटा बज रहा है, और यहां घंटा बजाने का काम पूरी ताकत के साथ करना है। सपा सफा करना है, बसपा बिल्कुल सफा करना है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश तो हो ही गया है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप मेरे हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और समर्थक के लिए, मेरे परिवार के सदस्यों के लिए राष्ट्र काज कीन्हे बिना, अपने बूथ पर 370 वोट पिछली बार से अधिक बढ़ाए बिना मोहि कहां विश्राम, इस संकल्प को, इस लक्ष्य को लेकर के आप यहां से जाएंगे, ऐसी अपील करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को 4 बजे 400 पार में एटा लोकसभा को आप रिकॉर्ड वोटों से जिता करके 4 जून के बाद